अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में उनकी चल रही राजनीति को लेकर। बीजेपी में आज एक कांग्रेस के बड़े नेता की ज्वाइनिंग हुई है। उनका नाम है जितिन प्रसाद। आप सब लोग इन्हें जानते होंगे। धौरहरा से सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। 2004 और 2009 में कांग्रेस के टिकट पर सांसद भी रहे हैं। जितिन प्रसाद कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में बड़ा नाम है। कांग्रेस में वो अपनी विरासत के साथ आए हैं। अपने पिता की विरासत को उन्होंने संभाला। उनके पिता का नाम कांग्रेस में बड़े सम्मान से लिया जाता रहा है और जितेंद्र प्रसाद का नाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार हुआ करता था। 2001 में जब जितेंद्र प्रसाद जी की डेथ हुई, उसके बाद जितिन राजनीति में आए। 2004 का चुनाव लड़ा, जीत गए। कांग्रेस ने उन्हें मंत्री बना दिया केंद्र में। 2009 का चुनाव लड़े, जीत गए। कांग्रेस ने उन्हें मंत्री बना दिया। लेकिन 2014 का चुनाव वो हार गए। 2017 का चुनाव सपा के गठबंधन के साथ कांग्रेस के टिकट पर लड़े, चुनाव हार गए। 2019 का चुनाव लड़े, हार गए, जमानत जब्त हो गई। इसके बावजूद कांग्रेस ने जितिन प्रसाद को CWC, जो सबसे ताकतवर बॉडी होती है, उसका सदस्य बनाया। पश्चिम बंगाल का प्रभारी भी बनाया। लेकिन जितिन प्रसाद को कांग्रेस रास नहीं आ रही थी और वो छोड़ने के तरीके समझ चला रहे थे। अब जितिन प्रसाद फाइनली भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें एक बड़ा ब्राह्मण नेता बताकर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। वैसे जितिन प्रसाद ने कभी ब्राह्मणों की राजनीति की नहीं, न ब्राह्मणों के मुद्दे को लेकर कोई बड़ा संघर्ष किया और न उनकी छवि किसी ब्राह्मण नेता की रही है। तो आज सबने ये अचरज किया जब उन्हें बीजेपी ने बड़ा ब्राह्मण नेता बताया। जितिन प्रसाद का राजनीतिक कैरियर ब्राह्मणों के समाज में सिर्फ इतना है कि पिछले कुछ एक महीने से वो ट्विटर पर और जूम मीटिंग करके ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे थे। ब्राह्मण चेतना परिषद नाम की एक संस्था बनाई हुई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दूसरी मुश्किलों में घिरी हुई है। मुश्किल उत्तर प्रदेश की सरकार का कामकाज, मुद्दा उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष का उत्पीड़न, मुद्दा उत्तर प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था, मुद्दा जितने भी वायदे किए गए थे उन वायदों का पूरा न होना और उत्तर प्रदेश में कथित मनमाने पूर्ण तरीके से व्यक्ति केंद्रित सरकार का चलना, जिसमें संगठन का पूरी तरीके से तिरस्कार, विधायक और मंत्रियों को न पूछा जाना, कार्यकर्ताओं का अपमानित होना और उनके मनोबल का गिरना, पंचायत चुनाव की करारी हार। ये सब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो ये बताते हैं कि बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में चरम पर है। नौकरियां हैं नहीं और अगर हैं तो वो भरी नहीं जा रही हैं। बेरोजगार युवकों की लाखों की तादाद है जो प्रति महीने कोई ना कोई संघर्ष करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में नौकरियां पाना आसान नहीं है। नौकरी नहीं मिल रही उत्तर प्रदेश में। लाखों पद रिक्त पड़े हुए हैं लेकिन भर्ती ठप पड़ी है उत्तर प्रदेश में। किसानों की समस्या चरम पर है और पूरे देश में सर्वाधिक महंगी बिजली देने वाले राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश है। अब बीजेपी को तमाम मोर्चे पर जवाब देना है। ओबीसी कम्युनिटी बीजेपी से नाराज है। ब्राह्मण समाज खुले तौर पर नाराज है। शायद यही कारण है कि डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस से एक नेता आयात किया गया भारतीय जनता पार्टी के भीतर। तो क्या बीजेपी के भीतर ब्राह्मण नेताओं की क्षमता में कोई कमी है या बीजेपी में ब्राह्मण नेता नहीं है? उनको दूसरी पार्टी से ब्राह्मण नेता लाने की आवश्यकता क्या वाकई में थी और क्या इसकी ज़रूरत है? सवाल बहुत खड़े होते हैं। तो फिर हृदय नारायण दीक्षित क्या कर रहे हैं? दिनेश शर्मा डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनकी भूमिका का क्या होगा? कानून मंत्री ब्रजेश पाठक वो क्या करेंगे? सतीश द्विवेदी क्या करेंगे? तमाम और भी दिग्गज नाम हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर। और एक और बड़ा नाम है जो दिल्ली से आया है, श्रीकांत शर्मा। आखिर इतने ब्राह्मण नेताओं के होने के बावजूद बीजेपी को अपनी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं पर भरोसा क्यों नहीं है? उन्हें क्यों लगता है कि 3 बार के हारे हुए एक नेता के सहारे बीजेपी ब्राह्मण वोटों की वैतरणी पार कर लेगी? वो भी तब जब 3 दिन की ब्याहता खुशी दुबे
और उसकी सास और घर के 3 और सदस्यों को एक 2.5 साल के बच्चे के साथ जेल में डालकर रखा गया हो बिना किसी गुनाह के। 10 महीने से कोई चार्जशीट, कोई आरोप पत्र, कोई सबूत पुलिस उनके खिलाफ नहीं जुटा पाई। और खुशी दुबे को न्याय दिलाने की लड़ाई कौन लड़ रहा था ट्विटर पे? जितिन प्रसाद। क्या खुशी दुबे को न्याय मिल गया बहनों भाइयों? नहीं मिला। खून की उल्टियां कर रही, उसकी हालत गंभीर है, लखनऊ के लोहिया अस्पताल में भर्ती है। लेकिन खुशी दुबे की लड़ाई लड़ते लड़ते जितिन प्रसाद बीजेपी के कद्दावर नेता बन गए। लेकिन खुशी अभी वहीं पे है, जेल में। उसकी सास जेल में है, हीरू दुबे की मां जेल में है, और रंजना अग्निहोत्री अपने 2.5 साल के बेटे के साथ जेल में। ये चारों महिलाओं का कोई कसूर नहीं, कोई आरोप नहीं, कोई सबूत नहीं, लेकिन 10 महीने से ये चारों महिलाएं और 2.5 साल का बच्चा जेल काट रहा है। लेकिन जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हो गए। सवाल इस बात का है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में लीडरशिप का अभाव है? मैं एक नाम और याद दिलाना चाहता हूं। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की खराब हालत थी, उत्तर प्रदेश के भीतर चुनाव चल रहे थे, समाजवादी पार्टी का प्रचंड शासन उत्तर प्रदेश के भीतर था, बीजेपी के एक बड़े नेता ने अपनी जान जोखिम में डालकर कार्यकर्ताओं के गिरे हुए मनोबल को ऊंचा उठाकर स्कूटर, रिक्शे और साइकिल से चलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया और 2014 में करिश्माई प्रदर्शन करवाया अपनी पार्टी से। 44 सीटों वाली पार्टी को इतना मजबूत कर दिया कि उत्तर प्रदेश में 70 से ज्यादा एमपीज चुन के आए बीजेपी के। वो नाम है लक्ष्मीकांत वाजपेयी। आपको याद आया होगा, प्रदेश अध्यक्ष रहे और हर 4 महीने में उनको अपमानित करने के उद्देश्य से एक अफवाह उड़ाई जाती है कि उनको राज्यपाल बनाया जाएगा। अपमानित करने के लिए इसलिए उद्देश्य है क्योंकि उनका मनोबल टूट जाए। वाजपेयी जी के पास लखनऊ में कोई मकान नहीं था, एक सरकारी कमरे के मकान में रहते थे, वो भी मौजूदा सरकार ने लक्ष्मीकांत वाजपेयी से दारुल सफा में खाली करवा लिया लखनऊ में। अब लखनऊ में कोई ठिकाना नहीं, इसलिए वाजपेयी जी मेरठ से लखनऊ ही नहीं आते हैं। आएंगे तो रहेंगे कहां? प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का, जिसके कंधे पे चढ़ के 2014 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीता गया, बड़ा ब्राह्मण नेता, और रोज सबको बताया जाता था। लेकिन आज वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी तिरस्कृत हैं, अपमानित हैं, उपेक्षित हैं। पहले तो टीवी बहस में भी आते थे, अब मन खट्टा है तो वो भी नहीं आते हैं, मेरठ में हैं इस वक्त। लेकिन बीजेपी को कौन पसंद है? जितिन प्रसाद पसंद है। अब होगा कोई मकसद बीजेपी का। खैर, अब इससे मसले से अलग हटकर आते हैं। लखनऊ और उत्तर प्रदेश के बीच कुछ ठना हुआ है और कुछ ज़्यादा ही ठन गई है, और इतनी ठन गई है कि अब वो वक्त दूर नहीं जब ताल ठोकने की भी बात आएगी। कानपुर में कल एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया था। रात में 11:03 पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, मुआवजा भी दिया 2-2 लाख और 50-50 हज़ार घायलों को, और 11:03 पर शोक भी जता दिया। तब तक उत्तर प्रदेश सरकार को हवा नहीं थी। 11:38 पर यूपी सरकार ने भी जल्दी जल्दी ट्वीट किया और मुआवजे का भी ऐलान किया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश के मामलों में प्रधानमंत्री कार्यालय की अतिरिक्त सतर्कता दिख रही है। अलग से नजर रखी जा रही है कि किन मामलों में यूपी की सरकार फौरन एक्ट कर रही है और किन मामलों में यूपी सरकार चुपचाप बैठी हुई है। जब चुपचाप बैठती है सरकार तो तुरंत पीएमओ एक्शन में आता है। कल इसका एक झलक दिखाई दी और दोनों नेताओं ने एक दूसरे को टैग भी नहीं किया। दिल्ली में 2 दिनों से गोपनीय बैठकें चल रही हैं। सुना है कि आज लखनऊ में किसी की बैठक हो रही है, कोई बड़ी बैठक हो रही है जिसमें 3 नेता शामिल हैं। कल ये खबर भी प्लांट कराई गई कि कोई बड़ा नेता राजभवन जाने वाला है। जिस खेमे से प्लांट हुई उसी खेमे ने बाद में खंडन किया कि नहीं हम नहीं मिलने जाएंगे। लखनऊ और दिल्ली के बीच बहनों भाइयों संबंध सामान्य नहीं है, असामान्य संबंध है। संवादहीनता अपने चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी में क्या चुनावी रणनीति बन रही है लखनऊ को नहीं पता। लखनऊ क्या कर रहा है दिल्ली की दिलचस्पी नहीं है। दिल्ली में लखनऊ की एक अलग रणनीति बन रही है और उस लखनऊ की रणनीति में वास्तविक लखनऊ सम्मिलित नहीं है।
और न लखनऊ की कोई ओपिनियन ली जा रही है, न लखनऊ को उस रणनीति का हिस्सा बनाया जा रहा है। संकेत बहुत साफ है। राजनीति और पत्रकारिता में संदेशे कैसे पकड़े जाते हैं? बिटवीन द लाइंस। तो बिटवीन द लाइंस यही मैसेज है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच मामला ठीक नहीं है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कितना बड़ा होगा, किस स्तर का होगा, पूरा होगा, आधा होगा या पोर्शन होगा, यह दिल्ली जानता है। दवा देके ठीक करना है, ऑपरेशन करना है या वर्टिकल ऑपरेशन करना है, यह निर्णय दिल्ली ने लेना। लेकिन दिल्ली कोई ना कोई निर्णय लेगा, यह दिल्ली संकेत दे रहा है। जो ये कहते हैं कि यह मीडिया की कपोल कल्पित और जनित मसला है कि लीडरशिप चेंज होगा, मंत्रिपरिषद विस्तार होगा, संगठन में बदलाव होंगे, ये मीडिया जनित नहीं है। अगर मीडिया जनित होती तो 1 या 2 दिन में ये मसले शांत हो जाते। लेकिन दिल्ली की खामोशी और लखनऊ में बढ़ रही हलचल ये बताती है कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है और कुछ निश्चित होने वाला है। वो कुछ क्या है ये दिल्ली जानता है, उसने लखनऊ को नहीं बताया है। इसलिए सांसें सबकी थमी हुई हैं कि क्या होगा क्या होगा, क्योंकि संगठन को भी कुछ नहीं पता है, सरकार को भी कुछ नहीं पता है, लेकिन यह सबको पता है कुछ होगा। क्योंकि जितिन प्रसाद आज ज्वाइन करने वाले हैं, लखनऊ में किसी से पूछा नहीं गया, न लखनऊ से रायशुमारी हुई, न लखनऊ को लूप में रखा गया। यानी उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ी जानी है, यह सब कुछ तय दिल्ली से होगा। लखनऊ को सिर्फ एक्ट करना है और वहां के लिए गए निर्णयों को सराह के संदेश छोड़ देना, बधाई दे देनी है। इसके सिवा कोई अन्य काम लखनऊ के पास नहीं है। यह स्पष्ट संकेत है कि कुछ चल रहा है। और महत्वपूर्ण बात क्या है, 2 कम्युनिटी ऐसी हैं उत्तर प्रदेश के भीतर जिनकी बीजेपी से खुली नाराजगी है। एक ओबीसी कम्युनिटी है माइनस यादव, एक कम्युनिटी है ब्राह्मण समाज, एक कम्युनिटी है हाथरस कांड की वजह से वाल्मीकि समाज, और एक बहुत बड़ा वर्ग है वो है किसान, जिसकी मिसहैंडलिंग, जिनके सबसे बड़े नेता के साथ मारपीट, गुंडागर्दी, अपमानित, उनकी महिलाओं के साथ अभद्रता और उनकी कॉलर पकड़कर खींचना राकेश टिकैत को सरकार के लिए और बीजेपी के लिए भारी पड़ रहा है। पश्चिम में जवाब देते नहीं बन रहा है। संजीव बालियान के परिवार के लोग भारतीय किसान यूनियन की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। यह बात शायद बीजेपी को पता नहीं है। ये संकेत हैं कि बीजेपी के लिए आने वाला चुनाव आसान नहीं है, और यह बात लखनऊ से ज्यादा कौन जानता है? दिल्ली। और बीजेपी के उन नेताओं को भी मैं बताना चाहता हूं कि अगर उन्हें लगता है कि दिल्ली को कुछ नहीं पता तो वो भारी गलतफहमी में है। दिल्ली को सब कुछ पता है। दिल्ली को वो भी पता है जो तुम्हें नहीं पता। दिल्ली सब जानता है। दिल्ली के पास सब रिपोर्ट है, दिल्ली के पास सब की फाइल है। दिल्ली को सब मालूम है कि लखनऊ में क्या हो रहा है। लिहाजा मुगालते में बीजेपी के नेता ना रहें। दिल्ली में ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ऑपरेशन टेबल से मरीज बाहर कब आएगा, ठीक कब होगा, चलेगा कब, यह समय बताएगा। मैं चाहता हूं कुछ बयान सुने आप। आज की बहस बड़ी दिलचस्प है। श्री जितिन प्रसाद जी, हम सबको आज हमारी पार्टी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ, श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। 4 दिन पहले अभी अखिलेश यादव से मिलकर आए थे, अब भाजपा से मिलने गए, तो इसको क्या माना जाए? जो विधानसभा न जीत पाए, जो सांसद न बन पाए, अब वो पार्टी पर दोष दे, तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा सोचना और चिंता करने वाली क्या बात हो सकती है? वक्त बताएगा। पिछले 4 सालों में ब्राह्मणों के ऊपर बड़ा जुल्म किया है।
ब्राह्मणों में बहुत भारी नाराजगी बीजेपी के प्रति देखने को मिल रही थी और योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ इकट्ठा हो रहा था। उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी ने जितिन प्रसाद को अपने जाल में फंसाया। तो आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आज की डिबेट में राघवेंद्र सिंह हैं बीजेपी से, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं और एएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम वकार साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। और दिल्ली से बहुत ही जाने माने पत्रकार दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। राघवेंद्र जी, डिबेट में आपसे शुरू करना चाहता हूं। एक तो आपको बहुत मुबारकबाद कि आपने एक बहुत बड़ा ब्राह्मण नेता अपनी पार्टी में आज ज्वाइन कराया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आता है, विचारधारा को स्वीकार करता है तो उसका स्वागत है। विषय ये नहीं है भारतीय जनता पार्टी में कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है। विषय यह है एक बहुत बड़ा वर्ग कांग्रेस से क्यों टूट रहा है। पिछले कांग्रेस में एक G23 की बैठक हुई थी, उसमें तय किया गया था, भाई देखिए नेहरू गांधी परिवार से हटाकर किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, मुझे स्वीकार है। उनके बातों को ध्यान नहीं दिया। अब ये देखिए पिछले 6 महीने में धीरे धीरे उनमें से टूट टूट के काफी नौजवान कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर रहे हैं जी। तो ये विषय ये है कि जो कांग्रेस से जो नेता अलग हो रहे हैं उनको कांग्रेस को ये विचार करना चाहिए। जो भी हमारी पार्टी को विचारधारा को स्वीकार करता है उसका स्वागत है, उसका हम लोग अभिनंदन करते हैं। हमारी विचारधारा के साथ वो बना रहेगा और उसका हम लोग स्वागत करते हैं। अच्छा, जितिन प्रसाद जी के मैंने ट्वीट्स देखे हैं पिछले 10-1 महीने में, विशेष तौर पर विकास दुबे इनकाउंटर कांड के बाद जितने भी ट्वीट्स हैं उसमें 60% ट्वीट में उन्होंने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, ब्राह्मणों को अपमानित किया जा रहा है, मारा जा रहा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जितिन प्रसाद जी कह रहे हैं। और इन्होंने एक ब्राह्मण चेतना परिषद बनाई थी जिसमें 35 जिलों में इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके आपकी पार्टी के मुखिया और सरकार पर ब्राह्मणों के खिलाफ युद्ध छेड़ने तक के आरोप लगाए थे। आज वही जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में हैं और वही पीड़िता खुशी दुबे जेल काट रही है। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी सब समाज की पार्टी है, ये बात आपको माननी चाहिए। हम लोग ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम या इस प्रकार की कोई बात नहीं करते हैं। इस प्रकार की बात कांग्रेस पार्टी करती है। हो सकता है कांग्रेस पार्टी ने जितिन प्रसाद के कंधे पर बंदूक रख के चलाई हो सकता है राहुल गांधी ने उनके साथ ये खेल किया हो, ये आगे का विषय है। पर आप ये तो मानते हैं राघवेंद्र जी कि ये आपत्तिजनक बयान था जितिन का? जी, पर आप ये तो मानते होंगे कि जितिन प्रसाद का इस तरह का आचरण जो उन्होंने आपकी सरकार को ब्राह्मण विरोधी होने को कहा, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था? देखिए प्रजेश जी, मैं अपनी बात कह चुका हूं, आप ध्यान दीजिए। हमारी सरकार जो है या हमारी पार्टी है, सब समाज की पार्टी है। ये जो है ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया ये किसी प्रकार से नहीं करती है। भाई जो आदमी 12 महीने से आपकी सरकार के खिलाफ जिस आदमी ने 12 महीने से ब्राह्मण विरोधी होने की मुहिम चलाई थी, राघवेंद्र जी, जिस आदमी ने 12 महीने से आपकी सरकार के खिलाफ ब्राह्मण विरोधी होने की मुहिम चलाई थी, आज उस आदमी को आप गले लगा रहे हो। मुझे ये समझ में नहीं आया, या तो आप गलत हैं या फिर जितिन गलत है। देखिए, मैं अपनी बात कह चुका हूं भाई, आप बात नहीं समझ रहे ब्रिजेश जी। मैं ये कह रहा हूं, मैं नहीं समझ रहा। पार्टी सब समाज की पार्टी है। ये हम कहते नहीं है, ये हमारी कार्य प्रणाली में दिखाई पड़ता है। आप ये देखिए, अखिलेश यादव बार-बार यादव समाज के लिए बयानबाजी करते हैं, बार-बार मुसलमानों के लिए बयानबाजी करते हैं। इसी तरीके से मायावती, वही आरोप तो आपकी पार्टी पे लगते हैं कि आप एक जाति विशेष की राजनीति करते हैं। यही जितिन कह रहे थे कि आप एक जाति विशेष की राजनीति करते हैं। देखिए ब्रिजेश जी, मैं अपनी बात कर रहा हूं ना। अब देखिए, हमारी पार्टी सब समाज की पार्टी है। तो क्या आपको लगता है कि एक ट्रेनिंग की और क्लास लेने की जरूरत है जितिन प्रसाद की, बीजेपी में अब आ गए हैं तो, वरना कहीं फिर न कहने लगे कि ये ब्राह्मण विरोधी पार्टी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन्होंने नीति सिद्धांत को देख करके ज्वाइन की है।
और उनका बयान भी आपने देखा होगा, उन्होंने स्वीकार किया एकमात्र भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल के रूप में बची है, शेष सभी पार्टी क्षेत्रीय दल के रूप में हो गई है। Thank you. उन्होंने डायरेक्ट कोई बात नहीं की कांग्रेस Thank के you. लिए, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफी मैं है। समझ गया, समझदार बिल्कुल को ठीक कह रहे हो वो आप। कांग्रेस को समझदार के बदले लिए रखा है, इशारा भारतीय काफी। जनता थैंक पार्टी यू। को अंतर्मन से स्वीकार करती है Thank और you. उसकी विचारधारा को अब स्वीकार मैं आपके करती है। मित्र और उमाशंकर पांडे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनको आमंत्रित करता हूं। भाई उमाशंकर जी, शुक्रिया। आपकी पार्टी के एक दिग्गज बड़े ब्राह्मण नेता आपको छोड़कर चले गए और आपको भनक नहीं लगी? नहीं, भनक तो 2019 में ही लग गई थी, लोकसभा चुनाव के दौरान, और तब ब्राह्मण चेतना परिषद बनाया गया चुनाव के बाद। जो 4 चुनाव के ब्रजेश जी, देखिए जितिन प्रसाद जी पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी जी द्वारा बनाए गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नेता थे नहीं। अगर नेता होते तो आज जो उन्होंने बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे लगता है जितिन जी वो नहीं बोलते कि मैं अपने कार्यकर्ताओं का काम नहीं कर पा रहा हूं। ये कोई नेता नहीं बोल सकता है। नेता तो होता है वो विपक्ष में रहता है तो और ज्यादा काम करता है लोगों का, और लड़ता है और संघर्ष करता है। लेकिन जितिन जी कह रहे हैं कि हम विपक्ष में रह के कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि सत्ता के साथ रहकर ही काम ये ब्राह्मणों का उत्पीड़न का मुद्दा वो खुद उठा रहे थे, हाँ, या जैसा मैं उसी राघवेंद्र कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कंधे? मैं उसी पर आ रहा हूं ब्रजेश जी। देखिए वो जो ब्राह्मण चेतना परिषद बनी थी, असल में वो 3 लगातार चुनावों के हार से उत्पन्न हताशा का परिणाम था। वो 2 बार पार्लियामेंट चुनाव हार गए थे, 1 बार विधानसभा हार गए थे, और अभी जिला पंचायत चुनाव में जितिन जी अपनी भाभी को जिला पंचायत जैसे छोटे स्तर का चुनाव भी नहीं जितवा पाए थे। और यही स्थिति बिल्कुल उत्पन्न हुई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, जब वो खुद पार्लियामेंट मैं सहमत नहीं हूं। मैं एक सवाल करूंगा आपसे। जी, बिल्कुल। अगर जितिन प्रसाद इतने ही कमजोर नेता थे तो कांग्रेस की सबसे ताकतवर बॉडी दैट इज CWC, यस, उसकी मेंबरशिप पाना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। आपने जितिन प्रसाद को क्यों दी अगर वो इतने कमजोर थे? दूसरा सवाल, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। जी। जिस राज्य का सबसे हाई प्रोफाइल इलेक्शन था जी, दैट इज वेस्ट बंगाल, आपने उनको चुनाव प्रभारी भी लगाया, बना के वहां भेजा। क्यों? अगर इतने ही कमजोर थे तो कांग्रेस क्यों पीछे पीछे घूम रही थी जितिन प्रसाद के? आज बीजेपी ने अपना लिया तो बड़ा दर्द हो रहा है। नहीं ब्रजेश जी, देखिए 2 बातें हैं, मुझे प्लीज बोलने दीजिएगा। क्यों पहला बोलने तो दूं आपको मैं? मुझे क्योंकि बोलना है, आपने प्रश्न नहीं, पूछा आप है गलत तो बोलोगे थोड़ी सुनूंगा। नहीं, मैं बिल्कुल गलत नहीं बोलूंगा, मुझे जवाब देना है। देखिए नेता कैसे बनता है? छोड़ के चले गए तो अब ऐसे ही? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अवसरवाद को कभी भी सलाम नहीं किया जाता, ये इतिहास गवाह है। जो लोग जिनको कोई गढ़ता है और उनके साथ अगर वो धोखा करके चला जाता है तो इतिहास इस बात का गवाह है कि उसको समाज ने, देश ने हमेशा इग्नोर किया है। राहुल गांधी जी ने इनको गढ़ा, इनको यहां तक पहुंचाया, और उसके बाद ये राहुल गांधी जी को छोड़कर चले गए। ये कहते हुए कि नहीं मैं सत्ता के साथ रहने का आदी हूं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये तो कहीं नहीं कहा कि सत्ता में रहने का आदी हूं। उन्होंने नहीं, सत्ता के साथ उन्होंने ये कहा, तो कहीं नहीं कहा। नहीं, उन्होंने कहा मैं दावे से कह रहा हूं, साबित कर दूंगा। जब वो ये कह रहे हैं कि मैं लोगों की मदद करने के लिए आया हूं और मैं लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब विपक्ष में रह के वो मदद नहीं कर सकते। फिर तो विपक्ष की अवधारणा ही खत्म हो जानी चाहिए। अगर बात बताओ, एक चीज बताओ, जी। जब जितिन प्रसाद इतने बड़े ब्राह्मण नेता थे आपकी पार्टी में, तो आपकी पार्टी 2014 में क्यों हालत खराब हुई? ब्राह्मण नेता? 17 में क्यों खराब हुई? 19 में आपकी बर्बादी क्यों हुई? अब ब्रजेश जी मैं खुद फिर कहूंगा तो आप कहेंगे अब चले गए तो दर्द हो रहा है। एक ब्राह्मण नेता अपनी जमानत तक ना बचा पाए, वो भी 3 चुनाव में। तो CWC का मेंबर हम उससे पूछ के हाँ, बनाए थे। ये इस प्रश्न का जवाब रह गया था, ये सुन लीजिए। देखिए राहुल गांधी जी डरे थे आप? मैं ये नहीं, इसका आप जवाब मैं दे रहा भयभीत थे हूं। उनसे? मैं इसका क्योंकि जवाब दे ब्राह्मणों रहा के हूं। बीच उनका सुना है बहुत बड़ा जनाधार है। बिल्कुल CWC के मेंबर थे, वेस्ट बंगाल के प्रभारी थे। क्यों बनाया 2 था? बार उनको पार्टी ने कैबिनेट यूनियन में मिनिस्टर बनाया। ये कांग्रेस पार्टी ने किया, ये राहुल गांधी जी ने किया। नेतृत्व ऐसे ही उभारे जाते हैं। नेतृत्व जब किसी का लीडर किसी को बनाया जाता है तो वहां कमल खिलाएगा। नहीं, वो तो आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम लोग, और Thank ये you.
कोई पांडे जी, कांग्रेस आज आपके पार्टी पास जवाब नहीं है, आप नहीं बातें नहीं चाहे बिल्कुल जितनी जवाब बना है लो। ब्रजेश जी। देखिए, कोई कांग्रेस पार्टी, आपके भी तमाम एम्प्लॉय काम करते होंगे, कुछ लोग गलती करते होंगे, लेकिन बार बार आप उनको मौका देते होंगे, इसलिए क्योंकि उनको एक सफल एम्प्लॉय अपना बनाना है। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी कोई एक दो गलती, चार गलती करता है तो ये नहीं उसको निकाल के बाहर कर दिया पांडे जाए। जी, मैं धोखा देने वाले को दोबारा मौका नहीं देता हूं। नहीं, तब उन्होंने धोखा आप नहीं देते दिया हो था। तो देते हो, मैं नहीं देखिए, देता। तब उन्होंने धोखा नहीं दिया था। तब तब सुनील उन्होंने साजन भी देते हो तो मैं नहीं जानता, अपनी नहीं। बता रहा हूं। सुनील साजन जी, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, आपने डिबेट ज्वाइन की। भाई, ये आरोप ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है उसमें काफ़ी उथल पुथल है और सत्ता के बंटवारे की लड़ाई चल रही है। इसमें कितनी सच्चाई और आपकी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 2017 में एक प्रचंड बहुमत दिया था। और बहुमत शायद इसलिए दिया था कि जनता को लगा कि ये माननीय अखिलेश यादव जी से बेहतर एक्सप्रेसवे बना देंगे, उनसे ज्यादा मेट्रो ले आएंगे, उनसे ज्यादा लैपटॉप दे देंगे, लोहिया गांव दे देंगे, विश्वविद्यालय बना देंगे, मेडिकल कॉलेज बना देंगे, अस्पताल की व्यवस्था कर देंगे, बिजली की व्यवस्था कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ बिल्कुल उल्टा। आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के पास एक भी काम गिनाने को नहीं। वैसे तो वो जब प्रचार करते हैं, ऐड देते हैं तो बताते हैं कि 4 एक्सप्रेसवे बन गए, लेकिन आज तक नहीं बताया कि कहां से चढ़ना और कहां उतरना है, लैपटॉप कहां है, रोजगार कहां है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग दिल्ली ने कह दिया कि पिछड़ों का हक मारा गया योगी सरकार में। तो ये नेतृत्व लेकिन परिवर्तन की जो बात एक कहां से आई? आपने कही है कि खींच, हाँ उसी पे आ रहा हूं। देखिए, 95 के बाद शायद ब्रजेश जी पहली बार ऐसा होगा, मुझसे ज्यादा आप अनुभवी हैं, आप जान रहे हैं कि कोई सत्ता में रहते पंचायत चुनाव हारा है। और ये पंचायत चुनाव बहुत बुरी तरीके से हारे, और तब हारे जब गांव में कोरोना बाद में पहुंचा है। ये तब हार गए थे जब गंगा के किनारे लाशें बाद में दिखी हैं, शमशान घाट पे लाइनें बाद में लगी हैं। अगर चुनाव अब होता तो मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी, कोई नेता उनका झंडा लगा करके गांव में घुस सकता था। अब मैं आ रहा हूं जितिन जी के ज्वाइनिंग पर। ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने जितिन प्रसाद जी को ज्वाइन नहीं कराया है, यह सियासी अपहरण किया है। और यह बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भाजपा ने अब समझ लिया कि उत्तर प्रदेश में योगी जी का चेहरा, केशव जी का, दिनेश जी का और जितने भी आप नाम गिना रहे थे, अब इनके चेहरे में वो दम नहीं बची कि अखिलेश यादव जी का मुकाबला कर पाए, इसलिए अब सियासी अपहरण कर रहे हैं। हम लोगों को याद है 2014 में यही भारतीय जनता पार्टी जी मंच लगा करके धौरारे में कहती थी कि जितिन कुमार देशद्रोही हैं। पता नहीं कहां से कहते थे, हवाला कारोबारी के साथ उनके कनेक्शन है। वो देशद्रोही कब देशभक्त हो गए? और जितिन जी के ट्विटर देख लीजिए, उनकी वर्चुअल मीटिंग देख लीजिए, 4 साल से लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष की सरकार है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के लड़कों को मारा जा रहा है, ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है, ब्राह्मणों की बहन बेटियों को जेल में डाला जा रहा है। मतलब जिसको कहते थे कि हम न्याय दिलाएंगे, आपका सियासी अपहरण हो गया, मिल गया ब्राह्मणों को न्याय, खुशी दुबे को न्याय मिल गया जी, जिनके साथ बदतमीजियां हुई उन बेटियों को न्याय मिल गया, जिन ब्राह्मण नौजवानों की हत्या हुई, इनकाउंटर हुआ, उनको न्याय मिल गया। तो ये एक बड़ा सवाल है, एक प्रश्न है, एक सस्पेंस है, और मैं चाहता हूं कि उस सस्पेंस को आप दूर करिए। वो एक बड़े बहुत पार्टी के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि आपसे 4 दिन पहले जितिन प्रसाद आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिले हैं और एक मुलाकात हुई है। किस मकसद से मुलाकात हुई थी और क्यों हुई थी? देखिए ब्रजेश जी, मैं कह सकता हूं कि हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनसे कोई भी मिलने आएगा तो वो मिलते हैं, विपक्ष में हैं, क्योंकि हमारे नेता के साथ जितिन जी पार्लियामेंट में भी थे। तो जरूरी नहीं कि अगर क्या जितिन प्रसाद समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होना चाहते थे? ऐसा था? मुझे याद है, क्या जितिन समाजवादी पार्टी आना चाहते थे?
देखिए, अगर जितिन जी समाजवादी पार्टी में आना चाहते तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से खुद बात कर सकते थे, एक। लेकिन अगर उन्होंने ये जो रास्ता चुना है, ये वो अपनी मर्जी से नहीं गए। मैं फिर कह रहा हूं, उनका सियासी अपहरण हुआ है। ओके। और सियासी अपहरण कोई वो पहले व्यक्ति नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में कई नेताओं का सियासी अपहरण होगा। जैसे हमने बंगाल में देखा, बंगाल में जो हम लोग जान रहे हैं कि नारदा और शारदा चिट फंड कंपनी थी, उसमें कितने लोगों का अपहरण हुआ। करेक्ट बात है। मैं नेक्स्ट राउंड में आपसे बाकी मुद्दों के साथ आता हूं। असीम वकार मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, AMIM के प्रवक्ता हैं। असीम भाई, बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के भीतर अब फिर से वो वापस में ब्राह्मण, अगड़ा, पिछड़ा, हिंदू, मुसलमान, इन सब की राजनीति का दौर वापस आ गया और चर्चा है कि यूपी में लीडरशिप में भी कुछ हो सकता है, कुछ मंत्रिपरिषद विस्तार भी हो सकता है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ यही मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में, या वाकई में जनता बेसिक मुद्दों की तरफ मुड़ रही है? नहीं, शुक्रिया ब्रजेश भाई कि आपने मुझे बुलाया। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो लोग नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो आवाम है वो नेतृत्व परिवर्तन नहीं चाह रही है। उत्तर प्रदेश की आवाम अब चाहती है सत्ता परिवर्तन। और सत्ता परिवर्तन इसलिए चाहती है कि उत्तर प्रदेश की आवाम ने उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनाई थी, वो बनाई थी खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, पुल के लिए, बिजली के लिए, सस्ते सामानों के लिए और अपनी हिफाजत के लिए। आप इस बात से इनकार ब्रजेश भाई नहीं कर सकते कि जिस तरह से कोरोना में हालात हुए, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का एक पहला और इकलौता प्रदेश था जहां के ऊपर मरीज को भर्ती होने के लिए CMO के दस्तखत की जरूरत थी। बिना CMO के दस्तखत के भर्ती नहीं हो रहे थे, हस्ताक्षर के। लोग तड़प रहे थे, CMO नहीं मिल रहे थे लोगों को, जिन लोगों ने अपने घर वालों को खोया है। पर ऑक्सीजन तो थी, बता रहे हैं सर, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे लोग। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां ऑक्सीजन पे, सांसों पे पहरा बिठाया गया। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। हम जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूं, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अपने किसी खानदानी को या जानने वाले को इस कोरोना में खोया ना हो। ट्रू। और कोई आदमी ऐसा नहीं होगा। आप तो भुक्तभोगी हैं सर। आपकी तो मैं रिपोर्टिंग देख रहा था। उत्तर प्रदेश आपका कृतज्ञ है। उत्तर प्रदेश के लोग आपको सलाम करते हैं कि आपने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मदद की है लोगों की अपने स्तर से, आप भूल कैसे सकते हैं सर? कोई ऐसा मंत्री, कोई ऐसा विधायक, कोई ऐसा बिजनेसमैन, कोई ऐसा गरीब, कोई ऐसा अमीर नहीं है जो अपने किसी खास के लिए, अस्पताल के बेड के लिए और ऑक्सीजन के लिए और गिड़गिड़ा नहीं रहा था। करेक्ट। कोई ऐसा नहीं है। जनता भूल जाएगी सर इसको? नहीं भूलेगी सर, बिल्कुल नहीं भूलेगी। और जिस तरह से भी आप यहाँ बात कर रहे थे जतिन प्रसाद की, सर ये चलता रहता है। इसका कोई इम्पैक्ट है? कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा सर। एक इम्पैक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में जितने ब्राह्मण थे, बीजेपी की नेतृत्व की नज़र में वो जीरो हैं। उनको नया ब्राह्मण चाहिए था। ये सच्चाई है। नया खिलाड़ी चाहिए। दूसरी बात, हम लोग तो एंजॉय कर रहे हैं सर इस वक्त राजनीति को। ओके। देखिए, लड़ाई चल रही है केंद्र और उत्तर प्रदेश के बीच। अभी एक खबर आई कि साहब उत्तर प्रदेश में मोदी जी का फोटो हटा दिया गया। अब प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के बीच में चल रहा है कुछ, लेकिन हमको तो ये पता है चाहे कोई जीते कोई हारे, तो आपके कहने का तात्पर्य है कि इस तरह की राजनीति अब नहीं चलेगी? सर, यूपी की राजनीति बदल चुकी है, ये कहना चाहते हैं? सर एक लाइन बोल दूं, सुन लीजिए कि इन दोनों में चाहे कोई जीते कोई हारे, इनमें से एक को अडवाणी बनना है। ओके। इन दोनों में से एक को अडवाणी बनना है। थैंक यू। अब चाहे उत्तर प्रदेश अडवाणी बने और चाहे केंद्र बने, धन्यवाद। हम लोग दोनों एंजॉय करेंगे सर। KP मलिक साहब का रुख ये हमारे लिए। देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों पर बड़ी विशेष दिलचस्पी रखते हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। और दूसरा शुक्रिया इस बात का कि आपने बड़ी पेशेंसली वेट किया। मैं जानना चाहता हूं कि जितिन प्रसाद के बीजेपी में आने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप किस प्रकार के परिवर्तन की उम्मीद कर रहे हैं, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं चल रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है?
ऑलराइट, मलिक साहब से संपर्क हमारा टूट गया है। वीरेंद्र जी आ गए हैं डिबेट में। मलिक साहब को हम डिबेट के वीरेंद्र जी के बाद कनेक्ट करेंगे। वीरेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में एक तो आज बड़ा चेंज देखने को मिला, जितिन प्रसाद की एंट्री हुई। दूसरा मसला, अभी भी उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन, संगठन में परिवर्तन, इसकी चर्चाएं अभी थमी नहीं, बल्कि ये नगाड़े की ये गूंज थोड़ा और स्ट्रांग होती जा रही है। गर्माहट अभी बनी हुई है और ये पत्ते कब खुलेंगे इस पर सबकी नज़र है। 2-2, 3-3 दिन में कुछ खबरें आती हैं जो थोड़ा रोमांच पैदा कर देती हैं, लेकिन ये जो मतभेद का असर दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज उत्तर प्रदेश के चक्कर लगा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें आएंगी सामने। आज बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास पर भी कोई मीटिंग गोपनीय चल रही है महत्वपूर्ण, और उसमें भी यूपी की राजनीति को थामने के लिए, शोर कम करने के लिए, कुछ सुलह समझौता के लिए बातें हो सकती हैं। यूपी की सियासत से इतर जब आज आपने जितिन प्रसाद का मामला लाए हैं, तो एक तो थोड़ा इस पर बोला जाए, क्योंकि बीजेपी में जो जाता है वो बहुत पवित्र हो जाता है। गंगा में वैसे 100 बह रहे थे, वहाँ जगह है नहीं। बीजेपी में आओ, पवित्र हो। तो ये बात तो लोग पहले से जानते हैं, और बीजेपी वाले मानते भी हैं कोई चीज़ लो उसको पहले सैनिटाइज करो और उसके बाद लो। तो ये सैनिटाइजर तो 2 महीने से पूरा प्रदेश देश लगा रहा है। जब साफ सुथरा हो गया मामला तब आया। अच्छा, जितेंद्र प्रसाद, जो जितिन प्रसाद के पिता थे, वो बड़े नेता थे कांग्रेसी, और शाहजहांपुर की स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी भूमिका थी जहां से वो आते थे। इसीलिए आज शाहजहांपुर को शहीदों की नगरी और वीरों का देश कहा जाता है, वहाँ का नारा है। और वहाँ के एक नेता ने आज पार्टी बदल ली, दल बदल कर दिया। तो क्या माना जाएगा कि ये राजनीति का अवसरवाद है या कुछ और है? लेकिन इतना ज़रूर है कि दल बदल का मौसम हुआ, राजनीति का दौर, और जिसको जगह जहाँ जगह मिली वहीं बनाया ठौर। तो शायद जितिन प्रसाद ने भी ऐसा ही सोचा हो, लेकिन कांग्रेस ने उनको बड़ा सम्मान दिया था। अब कांग्रेस को लोग कहते भाई कांग्रेस तो मुर्दा पार्टी हो गई है, जिंदा लहास है, कुछ बचा नहीं है। अब बीजेपी यह इंतजाम करने पर लगी है कि अगर कुछ कपड़ा बचा हो तो वो भी खींच लो। तो भाई ये बात सही है कि राजनीति और राजनीतिक पार्टियां, ये कोई भजन मंडली तो है नहीं कि जो जाएगा यहाँ भाई हम बड़े साफ सुथरे लोग हैं और इस पार्टी में आए, वहाँ पर बड़ा जो बातें कही जाती हैं। सारा कुछ सत्ता सुख भोगने के लिए होता है। और जितिन प्रसाद तो बहुत उच्च कोटि के संपर्क में थे कांग्रेस के हाईकमान के। उनका ये कदम आने वाले समय में ये निर्णय बताएगा परिणाम कि सही था या गलत था, क्योंकि बीजेपी में इतने शीर्ष तक पहुंच पाना उनको लंबा समय लगेगा। कांग्रेस में वो बचपन से थे। अच्छा, कांग्रेस का दौर तो बुरा है, इसमें कोई बात नहीं है। बीजेपी इस तैयारी में है कि कल के भोजन का इंतजाम आज ही कर लिया जाए, जबकि प्रकृति का नियम यह कहता है कि अगर आप कल के भोजन का इंतजाम आज ही करते हैं तो यह चोरी मानी जाएगी। तो इस हिसाब से है, आप भी चोर हैं, हम भी चोर हैं। तो नेताओं ने कहा कि चलो एक कानून बना दिया जाए कि जो कल के भोजन का इंतजाम आज करेगा वो चोर नहीं माना जाएगा। सब तब से सच्चे लोग माने जाने लगे, सबको खुशी है, सबको संतोष है। ये परिभाषा ही बदल दी उन्होंने। तो कुल मिलाकर ये है कि ब्राह्मण चेहरे की बात हो रही है। 2 चुनाव वो हार रहे थे, उनके पास कितना ब्राह्मण है। अच्छा, जितिन के आगे प्रसाद लिखा, इसमें लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं कौन जात के हैं। अगर जितिन प्रसाद तिवारी, पांडे, मिश्रा कुछ होता तो और जल्दी लोग कनेक्ट होते।
खुशी दुबे का मामला इन्होंने उठाया। अब बीजेपी में जाके तो ये बोल नहीं पाएंगे खुशी दुबे पर। एक चेतना परिषद बनी थी, अब वो निस्तेज हो गई, उसकी चेतना मर गई आज, है ना। तो अब वो तो खाली इतना रह गया जी कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए सच बोलो और हमेशा सुखी रहो। लेकिन राजनीति में कहें भाई, हम जिस दल में थे वहां हमारा दम घुट रहा था। अब कैसे घुट रहा था? किसी ने गले में रस्सी बांध दी थी, या कोई हाथ से गला दबा रहा था, या कोई तकिया डाल दिया था मुंह पे। दम कैसे घुट रहा था ये बहुत साल बाद पता चलता है। अब जहां आए हैं वहां पर ऑक्सीजन भरपूर सिलेंडर लगा है, बड़ा वाला जंबो, यहाँ पूरा आनंद है। तो अब कुछ दिन चलेगा, लेकिन मैं आज 4 लाइनें कहूंगा साहित्य में। हाँ। क्योंकि पिछले समय काफी आपने मुझे वक्त दिया, आज और भी लोग हैं। जिस जितिन प्रसाद को प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सीधे तौर पर नाम लेकर बुलाते थे, सोनिया गांधी तक जानती थी, देश की राजनीति में वो केंद्रीय मंत्री रहे, बड़ा नाम बनकर उभरे। उन्होंने वहाँ कुछ खोया भी आज कांग्रेस में। अपना वो जो उनका दोस्ताना था, जो उनका सम्मान था, वहाँ गया। अब नई जगह पर वो कितना पाएंगे ये इस लाइन में समझिएगा कि एक वो भी ज़माना था कि अपना याराना था और दुआएं दिया करते थे और यारी पर नाज किया करते थे। पर दिखी इधर हरियाली तो छोड़ दी आगे की थाली, और जिस मुंह से निकलती थी दुआएं आज निकल रही है गाली। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केपी मलिक साहब का रुख करूंगा। देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर हैं और यूपी के मामलों में खासी दिलचस्पी रखते हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जितिन प्रसाद के बीजेपी ज्वाइन करने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या परिवर्तन की उम्मीद आप कर रहे हैं? और दूसरा सवाल, उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन या मंत्रिपरिषद विस्तार या संगठन में चेंजेस की कुछ बातें चल रही हैं, आपके मुताबिक क्या कुछ हो सकता है? देखिए ब्रजेश जी, जैसे कि आपने अभी कहा, काफ़ी कुछ तो आपने खुद ही अपने रिमार्क में, ओपनिंग रिमार्क में कह दिया था। बाकी वीरेंद्र जी ने बड़े विस्तार से बताया कि इनको वहाँ सम्मान नहीं मिल पाया था कांग्रेस में, वो सम्मान जितेंद्र जी को भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा ऐसा लगता है। और आज उत्तर प्रदेश में एक मौत हुई है और उस मौत का नाम है चेतना, जैसा कि वीरेंद्र जी ने भी कहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बहुत दिनों से पार्टी बदलने के चक्कर में थे और ये तमाम धमकियां कांग्रेस को दे रहे थे। उसी धमकी के चलते इनको जो है वेस्ट बंगाल का प्रभारी भी बनाया गया और इनको जो है CWC में भी लिया गया। उसके बावजूद भी ये भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी में जैसा स्वागत होता है, जैसा रखरखाव होता है, वो आप भी जानते हैं। आप याद करिए, कुछ साल पहले मेरे ख्याल से 2018 में नरेश अग्रवाल जी ने ताज़ा कमल थामा था और वो बाइज्जत भारतीय जनता पार्टी में आए थे। आज वो कहाँ बर्फ़ में लगे हैं या कहाँ भाजपा नुमा समुद्र में वो हैं, किसी को नहीं मालूम है, जबकि वो यूपी के कद्दावर नेता माने जाते थे। बहुत ऊंची इस बात से भी आप इनकार बहुत नहीं बड़ी करेंगे। बात कही, बहुत बड़ी बात कही। दूसरी बात जो आप कहेंगे कि वहाँ इनका दम घुट रहा था, इतनी कम उम्र में इतने ऊंचाई तक कांग्रेस में पहुँचना, मैं कहूँगा कि हमारी जानकारी में बहुत कम लोग हैं जो इतनी कम उम्र में इतनी ऊंचाई में कांग्रेस में पहुँचे। कांग्रेस को आप भी जानते हैं किस तरह की पार्टी, वहाँ आसान नहीं है यहाँ तक पहुँचना। खैर, दूसरा सवाल जो आपने किया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस प्रकार चल रही है, मैं बहुत आहत हूँ। जैसे कि आपने भी कहा, वाजपेयी जी का नाम लिया जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के नाम कर दिया और बहुत ही साधारण सज्जन व्यक्ति हैं, मेरठ में रहते हैं, मेरे पड़ोस में ही हैं। उन्होंने, अगर उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है उत्तर प्रदेश में, तो जितेंद्र प्रसाद का कितना सम्मान होगा, इसमें भी संशय है। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी के पास ब्राह्मण नेताओं की कमी नहीं है। जैसा कि आपने भी कहा कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हो, बहुत बड़ा पद उनको दिया गया था, लेकिन पिछले 4 साल में उन्होंने क्या किया, कहाँ किया, भारतीय जनता पार्टी ने कितना उनका उपयोग किया, वो भी देखने वाली बात है। ये सीधी सीधी लड़ाई 2 केंद्रों की है। एक केंद्र आजकल
दिल्ली बना हुआ है, दूसरा लखनऊ बना हुआ है और दोनों एक दूसरे की जो है काट में लगे हुए हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर जितेंद्र प्रसाद को उत्तर प्रदेश में काम करना है, उत्तर प्रदेश के लिए उनको ज्वाइन कराया गया है, तो वो दिल्ली में ज्वाइन कर रहे हैं, वो अमित शाह से मिल रहे हैं, वो मोदी जी से बात कर रहे हैं, उनको एक केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ज्वाइन करवा रहे हैं और यूपी के लोगों को पता ही नहीं है। तो आप बताइए कि कैसे तालमेल होगा, कैसे काम करेंगे। तो इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी बौखलाहट में है, उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शायद सत्ता हाथ से जा रही है। जैसा कि आपने भी वर्गों की बात करी है कि उत्तर प्रदेश के अधिकतर जो वर्ग हैं भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं खफा हैं। हालांकि मैं दूसरी चीज़ ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके ऊपर कोई सीधे सीधे आरोप शायद ना लगते हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं जिनके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं। आपने पंडितों की बात करी है, ब्राह्मणों की बात करी है। दिल्ली से स्पेशल ब्राह्मण श्रीकांत शर्मा जी को भेजा गया था, उन्होंने कोई करिश्मा पिछले 4 साल में नहीं दिखाया है। दूसरा, ब्रजेश पाठक जी को लाया गया था बहुजन समाज पार्टी से, पिछले 4 साल में उन्होंने कोई करिश्मा नहीं दिखाया। उल्टा उन्होंने कोरोना काल में ये कहा था कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है और पार्टी में बहुत अव्यवस्था है, सरकार प्रबंधन नहीं कर पा रही है। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या कार्य प्रणाली है और क्या काम वो कर रही है। क्या आपको लगता है कि जितिन बीजेपी का सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहती है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश का बनाने से जितेंद्र प्रसाद बड़ा चेहरा नहीं बन जाएंगे। जैसा कि मेरे से पहले भी कई वक्ताओं ने कहा कि अगर आप देखेंगे पिछले जो भी 2-3 इलेक्शन हुए हैं और हाल ही में जो जिला पंचायत का इलेक्शन हुआ है, तमाम चुनाव में उनकी जमानत जब्त हुई है और जिस प्रकार से लगातार पिछले 4 सालों से वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मुहिम चला रहे थे, उस मुहिम से भारतीय जनता पार्टी का कितना नुकसान हुआ, कांग्रेस का कितना नुकसान हुआ, ये गणना तो बाद की बात है। लेकिन इस सब से जितेंद्र प्रसाद का फायदा ये हो गया है कि वो आज सत्ताधारी दल में आ गए हैं और 1 साल उनके लिए बहुत अच्छा गुजरेगा, ये मैं कह सकता हूं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। उनका फायदा उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ले पाएगी, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। राघवेंद्र सिंह जी, जैसा कि एक्सपर्ट्स की ओपिनियन से ऐसा लग रहा है कि संगठन और सरकार के बीच उत्तर प्रदेश में भयंकर मतभेद हैं, क्या आप इसको स्वीकारते हैं? नहीं ब्रजेश जी, बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये हमारा काम करने का एक तरीका है। ध्यान से सुनिए। पिछले दिसंबर को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उत्तर प्रदेश आए थे। उन्होंने इसी तरीके से उत्तर प्रदेश को मथा था। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, अध्यक्ष जी से मिले थे, संगठन के पदाधिकारियों से मिले थे। हर 6 महीने में हमारी ये प्रक्रिया होती है, संगठन और सरकार के लोग आपस में बैठते हैं और ये वार्ड स्तर तक होती है। वार्ड स्तर में इसी तरीके की बैठती होती है, मंडल में होती है, जिले में होती है, हर स्तर पर होती है। ये इसलिए होती है कि हमारा आपस में समन्वय स्थापित हो, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, मीडिया खुद खेती कर रही है, खुद काट रही है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। एक काम करो राघवेंद्र जी, देखिए, मुद्दा ये है, ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना या न होना, ये मुख्यमंत्री जी का सर्वाधिकार सुरक्षित है और वो उनका विशेषाधिकार है। अगर उन्हें करना होगा या नहीं करना होगा, मुख्यमंत्री जी को करना होगा, इसमें संगठन का कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है। और ये जो बैठकें हो रही है मात्र अन्य विषयों को लेकर के भी हो रही है। जैसे संगठन के पदाधिकारी बैठे, संगठनात्मक ढांचे पर चर्चा हुई, कोरोना काल बीता, कोरोना काल में चर्चा हुई, अन्य विषयों में चर्चा होती रही। इसमें बिल्कुल मैं ईमानदारी से कहना चाहूंगा ब्रजेश जी, इसमें कोई ऐसी कोई बड़ा ऑलराइट, मैं आपके मित्र उमाशंकर पांडे को आमंत्रित करता हूं। भाई उमाशंकर जी, क्या ये कांग्रेस के लिए तो एक बड़ा झटका होगा ना कि आपके CWC मेंबर आपकी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, वो भी चुनाव के ठीक पहले? ब्रजेश जी, देखिए, राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण होती है विचारधारा। आपने वेस्ट बंगाल में देखा कि तृणमूल कांग्रेस के ज़्यादातर बड़े नेता वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी का साथ छोड़कर चले गए। परिणाम हमारे आपके सामने है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी पर अक्सर ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी कमज़ोर हो गई है, तो एक फैक्ट जरूर मैं रखना चाहूँगा ब्रजेश जी। कांग्रेस पार्टी के इस समय पूरे देश में 4000 में 767 MLA हैं पूरे देश में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में 34 हैं, लोकसभा में 53 हैं और 3 राज्यों में हमारी खुद की सरकार है, 3 राज्यों में हमारी गठबंधन की सरकार है
गोवा, मणिपुर मैं और आपसे दुनिया जहान नहीं पूछा, नहीं उत्तर नहीं प्रदेश मैं पूछा एक था। बात कह रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश जैसे जो राज्य हैं जहां पर हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे थे, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन लोगों को कि इस परिस्थिति में जो कांग्रेस देश का नंबर 2 का पार्टी है, उसके बाद भी कहा जाता है कांग्रेस कमजोर है, तो मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं कि वो कांग्रेस का पूरे देश में प्रचंड you. बहुमत वाला रूप देखना चाहते हैं। बस एक बात और मैं कहना चाहता हूं, एक बात और कहना चाहता वक्त कम है इस राउंड में। हाँ बिल्कुल, देखिए ये संस्कृति बनती जा रही, इस पर चिंता का विषय है कि जो बाप बेटे को पढ़ा लिखा के न जाने कहां कहां तक पहुंचाता है, वही बेटा बाप को छोड़ के चला जाता है और पड़ोसी लोग डाका डालते हैं जब उनके पास थोड़ा सा आपके पैसा लड़के को हो उड़ा जाता है। ले लेकिन गई। एक डाका और पड़ा है ब्रजेश जी, फिर बता देना। लास्ट बात, एक डाका और पड़ा जिस पर हमें लगता है निगाह नहीं गई। आप जबरन डिबेट करते हो अभी उमाशंकर जी। कल योगी जी ने 4 PSC CSC गोद लिया है, उसमें एक बनारस का भी है। क्या मोदी जी बनारस में लोगों को दवा नहीं दे पा रहे थे कोरोना में? क्या एक अयोध्या ये तो का है? झंझट अब लगाना मोदी चाहते जी हो आप। बड़े ब्रांड है हिंदुत्व Thank के, you. या योगी जी इस पर भी लड़ाई सुनील है? सिंह साजन, और दो धन्यवाद, आपकी गोरखपुर बारी के। हो गई अब। सुनील जी, सिंह साजन जी, जी। अगर वक्त रहते 4 दिन पहले अगर आपकी पार्टी के प्रति सहानुभूति या निष्ठा जताते हुए अखिलेश यादव से जितिन प्रसाद मिले थे, तो आप अगर ज्वाइन करा लेते अपनी पार्टी में, तो आज ये वितंडा ही नहीं फैलता। आपने जितिन प्रसाद का प्रस्ताव क्यों ठुकराया? जैसा कि अजय लल्लू दावा कर रहे हैं, ये मेरा क्लेम नहीं है। देखिए, कांग्रेस तो मुझे लगता है बौखला गई, क्या दावा कर रहे हैं क्या नहीं दावा कर रहे हैं। वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले कि नहीं मिले, इसका क्या प्रमाण है मुझे नहीं समझ में आता। मैं केवल अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पहले राउंड में तो आप अभी इस पेल में कह रहे थे कि सरकार और आप खुद कह रहे थे कि दोनों लोग दोस्त हैं और आपस में एक साथ MP रहे हैं, बात करते हैं। आप और किससे मिलते हैं? वो बहुत लोग से मिलते हैं, आपने हाँ, स्वीकार तो किया अभी भी था। स्वीकार कर अब रहे आप हैं। सेकंड तो राउंड में जिस अब आप चीज पलट को- रहे हो अपनी बात जिस से। चीज देखिए नहीं ब्रजेश जी, जो चीज है उसको हमने पहले राउंड में स्वीकार कर लिया। वो अगर मिले होंगे मुझे जानकारी नहीं, लेकिन वो मिल सकते हैं क्योंकि हमारे नेता से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम आ रहे हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि जब आपने पूछा कि सरकार और संगठन में कुछ तालमेल नहीं है, क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि यूपी में क्या हो रहा है, तो जो इन्होंने कहा कि ये हमारे काम करने का तरीका है, तो मैं आश्चर्य रह गया। अरे ये इकलौती सरकार है जिस योगी सरकार के खिलाफ 200 विधायक धरने पे बैठ गए सदन में, ये आपके काम करने का तरीका है? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये काम करने का तरीका है? आपके प्रदेश में ऑक्सीजन से लोग मर गए, ये काम करने का तरीका है? नदियों में लाशें दिखी, ये काम करने का तरीका है? एक जात विशेष की सरकार चल रही, बाकी सब पे कत्लेआम है, सबको बर्बाद करने की साजिश है, सबको अपमानित करने की साजिश है, यह आपके काम करने का तरीका है? अरे क्या आपने वादे किए थे? अपना संकल्प पत्र याद करिए। यह आपके काम करने का तरीका है कि आप झूठ पर झूठ बोलेंगे? जी, हम केवल ये जानते हैं कि ये लोग बदलाव करें ना करें, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने तय कर जितिन लिया है। प्रसाद को लेने में आप झूठे चूक लोगों गए को, या फिर जितिन जुमलेबाज प्रसाद लोगों का को, ऑफर जिन्होंने आपने प्रदेश ठुकरा को दिया? बर्बाद कर दिया, एक लाइन का उनको सवाल है, बदलेंगे। एक लाइन का सवाल, नहीं लिया या ठुकरा दिया? ब्रजेश जी, उस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, उस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर उन्हें समाजवादी पार्टी में आना होता तो मुझे नहीं लगता कि जो उन्होंने फैसला किया वो करते, क्योंकि मैं फिर कहूंगा ये सियासी अपहरण है। जितिन जी का सियासी अपहरण हुआ है, ये देर सवेर बातें खुल के आ जाएंगी। असीम वकार साहब, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी में वाकई में सत्ता को लेकर कोई लड़ाई चल रही है दिल्ली और लखनऊ के बीच? मैं सर साजन जी को सुन रहा था, विकास के ऊपर बात कर रहे थे जी, एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे, दवा की बात कर रहे थे। अच्छी बात है, विकास पे राजनीति होना चाहिए, लेकिन एक छोटा सा सवाल करना चाह रहा हूं। पर मैंने तो सवाल बीजेपी पे पूछा था आपसे। नहीं, बीजेपी आपकी दिलचस्पी सुनील साजन में क्यों है? नहीं, इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में हम भी वोटर हैं सर, ओके, और हम बेघर वोटर हैं। मैं साजन साहब से कहना चाह रहा हूं कि अगर आपकी राजनीति विकास पर है, तो अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट हुआ था आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से, जिसको मैंने एक सवाल पूछा था। उसमें आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
जब बनारस के बारे में लिखा तो लिखा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और जब अलीगढ़ की बात आई तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय। अब आप फिर उसी सब तो मुद्दों जो पे जा लोग रहे हैं। मुसलमान भी इससे हम लोगों हटा को रहे इस हैं। मुद्दे पर रहना नहीं चाहिए। सर। इन सब पर कहाँ हिंदू मुस्लिम कर नहीं रहे हैं? सर, मैं हिंदू मुस्लिम आप नहीं कर पहले रहा हूं। राउंड पे तो बहुत अच्छा बोले। नहीं सर, मैं हिंदू मुस्लिम कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो इनसे पूछ रहा ये हूँ कि फोरम आप नहीं है क्यों इन कर सब रहे हैं? बातों को उठाने का। आप क्यों कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम? तो ओके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मैं तो हम बीजेपी मुखालिफ पे थे। सवाल किया, उस पे आप जवाब नहीं नहीं सर, बीजेपी के मुखालिफ थे, हैं और रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। ओके। हमारी ये तमन्ना है कि बीजेपी की सरकार ना बने, लेकिन हमारी तमन्ना ये भी है कि जो सरकार बने वो हमको इग्नोर ना जैसे करे, बिहार में है, हमारी कौम को इग्नोर ना करे, जो रोल मुसलमानों को बिहार में अदा इग्नोर किया। ना करे। हम अगर नहीं, हमारी वो कुछ तमन्ना कह रहे हैं कि रोल बिहार में कुछ अदा किया है। नहीं, बंगाल में भी किया। अब इस मसले पे मैं नहीं जाना चाहता। सुनिए, क्योंकि सुनिए डिबेट सर, दूसरी लाइन पे जा रही है। सुनिए। नहीं, नहीं, मैं आप आपको ये दोनों वादा के कर लिए- लीजिए। बिहार में आप बीजेपी के खिलाफ थे, उसी तरीके से आप सब जगह बीजेपी के खिलाफ हैं। बिल्कुल है सर, धन्यवाद। बिल्कुल मैं है। इस मसले पे जाना ही नहीं और चाहता। आपसे ज्यादा है। हमारे घर आज तक मोदी जी नहीं आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर आज तक योगी जी नहीं आए, हमारे दावत में मोदी जी नहीं आए। हमने कभी हंसकर योगी जी से और मोदी जी से हाथ नहीं मिलाया, इसका मतलब उन्हीं ने शिष्टाचार कंधे पे हाथ आप नहीं नहीं रखा जानते हमारे। हैं। लेकिन धन्यवाद। राजनीति मैं इन सब बात मसलों पे की जाना बात ही नहीं है, चाहता। भ्रष्टाचार केपी नहीं मलिक कर साहब को लाया सकते। जाए स्क्रीन पे। हम आप लोग गलत समाजवादी दिशा में लोग डिबेट हैं। को ले जा रहे हैं। हम डिबेट गलत दिशा में समाजवादी जा रहे लोग हैं। हैं नहीं, और मुझे माफ करिएगा, शिष्टाचार मैं इस तरह की हमारे डिबेट को आदत आगे नहीं में है। बढ़ाता। धन्यवाद। ओके, केपी मलिक साहब, आप मुझे बताइए, आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की क्या राजनीतिक तस्वीर होगी? आज कुछ नेटवर्क पुअर है, मैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूं केपी मलिक साहब से। मुझे लगता है जहां वो मौजूद हैं थोड़ा कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है। राघवेंद्र जी, आप मुझे बताइए कि इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर कि आपके यहाँ सत्ता को लेकर दो केंद्र बन गए हैं और लखनऊ दिल्ली की नहीं सुन रहा और दिल्ली लखनऊ की कमांड नहीं लेता? देखिए, आपने प्रश्न पूछा कि आरोप क्यों लग रहे हैं। हमारी सरकार चल रही है, बहुत ईमानदारी से सरकार चल रही है, बहुत अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं, तो आरोप लगना स्वाभाविक है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के पास कोई काम तो बचा नहीं है। आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग। अगर ये ईमानदार से सच्चाई की कसौटी पे कसे जाएंगे तो ये बिल्कुल हाशिए पर खड़े हैं। सुन लिया पांडे जी? हमारी हो गई तसल्ली? ईमानदारी से बिल्कुल काम कर रही है और हो गई जो तसल्ली बैठके हुए पांडे हैं, जी? ये संगठनात्मक दृष्टि से बैठके हुई है। हमारे संगठन मंत्री करा भी रहे आए थे। हैं, हाँ? सरकार इनकी है, हॉस्पिटल में इलाज अपना हम एक करवा काम रहे गिना हैं। दीजिए। कोरोना किट से लेके मेडिकल किट अरे, से लेके क्यों मास्क झूठ लेके बोल रहे हो? सैनिटाइजर आप हम लोग बांट रहे हैं, आप सैनिटाइजेशन लोग हम करवा रहे हैं ये और कह सरकार रहे हैं, इनकी है। वैक्सीन मतलब अरे भाई, ये क्या है, आप चुनावी लोग मार में रहते हैं उत्तर लोग, प्रदेश में। कोरोना से मर इसके गए अलावा और ये बैठ के कोरोना मीटिंग की कर रहे वजह क्या हैं, है? ये चुनाव आप खेल रहे जवान कहते हैं। थे, लोग कोरोना से देश की लाखों जनता लोग को मर गए, वोट कर देना ऑक्सीजन चाहिए। की कमी से अखिलेश लाखों लोग यादव मर कहते गए, बेड की अनुपलब्धता से हॉस्पिटल के हमें पता है दरवाजे आप पर लोगों लोग ने क्या तड़प किया, तड़प के आप मर लोगों ने गए, कहा कार में लोग टेस्टिंग हो रही है। सांसों ओके। के लिए एक धन्यवाद, धन्यवाद। सुनील साजन को लाया जाए, शुक्रिया। और ये धन्यवाद, चुनाव खेल रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। ये सुनील चुनाव सिंह साजन जी, खेल रहे हैं। क्या ये सत्ता के बंटवारे की लड़ाई है भाजपा के भीतर? क्या ये सत्ता के बंटवारे की लड़ाई है? सुनील साजन को है। गंगा मैया के घाट पर देख धन्यवाद पांडे जी, धन्यवाद। ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि सत्ता के बंटवारे की लड़ाई है, पावर के बंटवारे की लड़ाई है, जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पैसे की बंटवारे की लड़ाई है। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मैं ब्रजेश मिश्रा जी की डिबेट में दावे के साथ एक सवाल पूछ रहा हूं, 4 साल से अधिक की योगी सरकार का अपना एक काम गिना दें, अपना, जो योगी जी के शपथ लेने के बाद शुरू हुआ हो और अब खत्म हो गया हो। एक काम अगर ये गिना देंगे तो हम मान लेंगे कि इनकी सरकार काम करती है। बोलिए राघवेंद्र जी, माननीय go ahead। अखिलेश यादव जी के कामों की, बोलिए, एक सेकंड। साजन जी उनके शांत हो कामों जाइए। के सहारे साजन जी आप, रुकिए, अब सुनिए इनकी बात। अखबारों में छपोगे। पूरा उत्तर प्रदेश में आग लगी हुई थी। एक काम, एक काम, एक काम। उनका वीडियो एक काम, आपके नेताओं ने की तो उसको साफ करने में मुक्ता जो योगी जी के शपथ के बाद शुरू हुआ हो और खत्म हो एक गया। काम बताइए, एक काम। विकास के नाम पर बिल्कुल हम लोगों ने 30 हॉस्पिटल बनाए हुए हैं। एक काम मुझे याद आ गया, क्या? ब्रजेश एक जी, काम, एक। अपने ऊपर से योगी जी ने मुकदमा हटवा एक तो लिया बता दो। और अपने भाई वो चिन्मयानंद के ऊपर से भी हटवा लिया। धन्यवाद, ये बहुत बहुत एक शुक्रिया, काम बहुत बहुत याद आया, शुक्रिया। हाँ। डिबेट ओवर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। केपी मलिक साहब से हमारा संपर्क आज टूट रहा है, नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक गहमा गहमी होंगी।
कुछ सपा जाएंगे, कुछ बसपा जाएंगे, कुछ बीजेपी जाएंगे, कुछ कांग्रेस में आएंगे, कुछ जाएंगे। तो आने और जाने का काम ये शुरू रहेगा, लेकिन आपको अपने मुद्दों पे डटे रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कोरोना गया नहीं है, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।